हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हमने हेनरी का नियम को डिस्कस किया था, उसके अनुप्रयोग किए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब क्या है बच्चों? वाष्प दाब मतलब वाष्प दाब उनके लिए यूज़ किया जाता है जो कैसे होते हैं, जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वाष्पशील विलयन के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लें। आप लोग स्कूटियाँ चलाते हैं तो आप पेट्रोल में जब पेट्रोल को लेने जाते होंगे पेट्रोल पंप पे बोतल में, तो आपने देखा होगा जो पेट्रोल होता है वो कैसा होता है, वाष्पशील। उसके बुलबुले, अगर आपकी बोतल आधा है तो उसकी उसकी जो खाली बोतल है उसकी दीवारों पे उसके बुलबुले लगे रहते हैं, क्योंकि वो इवोपरेट होता है। और आप जानते हैं पेट्रोल कैसा होता है, वाष्पशील होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अध्ययन करना है बच्चों, जो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, मतलब जो आपके पास सॉल्यूट होंगे या सॉल्वेंट होंगे, या जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो वोलेटाइल होगा, उसके बारे में हमने अध्ययन करना है। तो फर्स्ट हम समझते हैं वाष्प दाब है क्या चीज़। मतलब वाष्प दाब क्या है बच्चों? आपके पास एक जो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको आपने एक कंटेनर में ले रखा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कंटेनर में लिया। ठीक है, ये आपने वाष्पशील द्रव जो आपने रखा जैसे एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये आपके वोलेटाइल होते हैं। तो ये इसकी सतह है, मतलब आपने भर रखा पूरा सतह पे, तो इसके वाष्प से बन रहे होंगे। तो बच्चों, जब इसके वाष्प बन रहे, ये कंटेनर क्या कर रखा, बंद कर रखा आपने, तो क्या होगा, ये यहाँ से इवोपरेट होके जा रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर ढक्कन लगा कर ढक्कन से टकराएंगे, ढक्कन से टकराने के बाद फिर वापस कहाँ आएंगे, छपाक से पानी में आएंगे, जो उसका द्रव है उसकी सतह पे टकराएंगे। ठीक है, तो मतलब जो इसके वाष्प बन रहे हैं, इस द्रव के, जो इसी द्रव के जो वाष्प हैं, ये वाष्प क्या करेंगे, जब ये वापस सतह पर टकराएंगे बच्चों, ठीक है, तो तब क्या होगा, जो प्रेशर उस समय लग रहा होगा वही बच्चों वाष्प का दाब है। मतलब यहाँ पे हमने पीछे क्या पढ़ा था, हिंदी के नियम में क्या था, विलायक कुछ और था, ठीक है, और गैस कुछ और थी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक बोतल, कोल्ड ड्रिंक में पानी, और पानी में आप क्या घोल रहे हो, CO2। अलग अलग चीज़ है ना, CO2 अलग है, पानी अलग है। पानी में आप CO2 को घोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो विलयन है उसी का जो वाष्प है, जो उसकी गैस है, उसी की गैस जो प्रेशर लगा रही है उस पर। ठीक है, हम क्या करें, जो उसी की जो वाष्प है वही वाष्प तो इसमें घुल रही है। अरे ये क्या होगा, एक टाइम पे यहाँ से इवोपरेट होते चले जाएंगे, ये वापस आते जाएंगे, वापस आए। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों, जब ये क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब उतने ही भाप बन रहे होंगे, उतने ही वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, मतलब वही उसी का सॉल्यूशन है, उसी की भाप है, और वही प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रेशर, जो ये सतह पर क्या करेंगे, जो दाब लगाएंगे बच्चों, वही वाष्प दाब। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साम्य अवस्था में एक वाष्पशील द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब को बच्चों उस विलयन का वाष्प दाब कहा जाता है बच्चों। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ठीक है, और बच्चों जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कौन से, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट टेम्परेचर। अब आप खुद सोचो, आपका कंटेनर बंद है, आपने कैसे लिया है, वाष्पशील द्रव ले रखा है बच्चों। ठीक है, ये पूरा भरा का मैंने सरफेस दिखा रखी है आप, तो वाष्पशील की तरफ कंटेनर बंद है, इसकी वाष्प बन रही होंगी बच्चों। अब आप खुद सोचो, आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर दिया तो इसकी इवोपरेशन ज़्यादा होगा, भाप ज़्यादा बनेगी। तो बच्चों हम ये तो चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वाष्प जो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा बने। अरे माना बात है, इसके पहले नॉर्मल कंडीशन में 5 ही वेपर बन रहे थे, जब आपने टेम्परेचर बनाया तो कितने हो गए, 20। तो 20 ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना सतह पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हमने तो वाष्प दाब चेक करना है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर जो वाष्प के पार्टिकल हैं वो बढ़ जाएंगे, तो जितने पार्टिकल बढ़ेंगे उतने ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। दूसरा है बच्चों द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। जो आपने द्रव ले रखा है वाष्प द्रव, उसका प्रकृति क्या है, मतलब देखो इस प्रकृति मतलब क्या है।
अगर द्रव है, जो द्रव के जो सतह के मॉलिक्यूल हैं, जो उनके द्रव के जो अणु हैं आपस में, अगर वो प्रबल अंतर आणविक बल, जब इनके बीच में गैप कम है, ठीक है, प्रबल अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है। या बच्चों ये हो सकता है कि उनके बीच में दुर्बल अंतराण, मतलब दूर दूर, देखो ये पास पास है, ये दूर दूर है। अगर ये दूर दूर है तो क्या हो गया, दुर्बल अंतराण, जो दो अणु हैं उस द्रव के, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा दूरी है, तो इसका मतलब उनके बीच में अंतराणविक दूरी क्या है, कमजोर है, दुर्बल है, ठीक। तो बच्चों जिनके बीच में प्रबल होगा तो उनकी प्रबल आकर्षण बल है तो वाइपर में कैसे जाएंगे, आसानी से नहीं जाएंगे। जिनके बीच में दुर्बल है तो उनको हम थोड़ा सीट देंगे तो आसानी से वाइपर बनाएंगे। तो यदि वाष्पशील द्रव अणुओं के बीच में क्या है, अंतर आणविक बल दुर्बल हो बच्चों, तो वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल है ईथर का, एक है एथिल अल्कोहल का। जो ईथर है बच्चों, तो CH3O है ना, तो इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ वीक है, दुर्बल आकर्षण बल है ईथर के बीच। इसलिए बच्चों ईथर को जब आप गर्म करोगे तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, वाष्प दाब ज़्यादा लगेगा। यही बच्चों एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या है बच्चों, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे देखो, C2H5OH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये। अब दूसरा मॉलिक्यूल होगा एथिल अल्कोहल का OHC2H5, तो ये क्या बन गया बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग होती है, प्रबल बॉन्डिंग होती है। तो इसके बीच में प्रबल आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वेपर प्रेशर कम बनेगा बच्चों, ठीक है। तो द्रव की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी, कहीं उनके अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल तो नहीं है, ठीक है। प्रबल आकर्षण बल है तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर दुर्बल आकर्षण बल है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। दूसरा बच्चों क्वथनांक, तीसरा क्वथनांक क्या है, देखो अगर किसी का क्वथनांक कम है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। आपको सोचो कोई चीज़ है ना, मतलब हमने एक द्रव ले रखा है, वो कितना है, 40 डिग्री पे उबल रहा है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, तो उसकी भाप 40 डिग्री पे बननी शुरू हो जाएंगी। तो भाप जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा जाओगे उसकी भाप ज़्यादा बनेगी, तो भाप ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अब कोई दूसरा द्रव है जैसे पानी, 100 डिग्री पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री पे जब उबलेगा तब उसका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। दो के सॉल्यूशन की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास वेपर प्रेशर, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो आप सीधे सीधे मैंने आसानी को आप अपने लैंग्वेज, अगर किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्वथनांक कम होगा बच्चों, तो उसका वाष्प दाब क्या बनेगा, अधिक बनेगा, ठीक है। ये आसान आसान टर्मोलॉजी है, कुछ नहीं है हलवा टाइप के, ठीक है। चौथा है बच्चों द्रव की शुद्धता। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कोई भी द्रव अगर शुद्ध अवस्था में है, मतलब उसमें कुछ चीज़ नहीं मिलाया गया, जैसे पानी है, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू बिलियन, ठीक है। मतलब जो पानी था उसका वेपर प्रेशर, अगर पानी शुद्ध पानी है तो उसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब ज़्यादा होता है, बशर्ते आप उसको बिलियन बना दें, उसमें नमक घोल दें या चीनी घोल के बिलियन बन गया। तो हमेशा जब जो एक शुद्ध द्रव होता है उसका वाष्प दाब अधिक अधिक होता है बिलियन की तुलना में। बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, बिलियन। तो हमेशा शुद्ध अवस्था में जो भी पदार्थ होगा उसका वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होगा, इसको नोट कर लें, ये बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। तो शुद्ध देखो, शुद्ध द्रव का वाष्पशील और शुद्ध द्रव भी जो कैसा है, अवाष्पशील, ठीक है। तब आपने बिलियन बनाया, तो देखो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा थी, आप एक समझे, मैंने सपोज ये शुद्ध द्रव था, इसको वाष्प कितने बने, 1 2 3 4 5 बने। शुद्ध द्रव का अवाष्पशील ये कैसा है, अवाष्पशील है, ठीक है, वाष्प नहीं बन रही, इसके तो वाष्प बन ही नहीं रही, ठीक है, इसकी वाष्प नहीं बन रही। अब आपने इसको मिला के क्या करा, बिलियन बनाया, दोनों को मिला के बिलियन बनाया। तो बच्चों जब आपने मिक्स किया तो पहले तो सरफेस में किसके, इसी के मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब क्या हुआ, सरफेस में देखो ये ए के मॉलिक्यूल हैं और ये बी के मॉलिक्यूल तो कैसे हैं, अवाष्पशील हैं बच्चों। अगर ये अवाष्पशील हैं तो अब देखो खुद, पहले 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब वेपर बना रहे थे, अब कितने बनाएंगे वेपर, 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच में कैसे किन के अणु आ गए हैं, जो अवाष्पशील है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो शुद्ध होता है बिलियन या शुद्ध जो द्रव होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है बिलियन की तुलना में, क्योंकि सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक थे
ठीक, वो हमने डिस्कस किए। ठीक, तो बिलियनों के वास्तव के लिए राउल्ट का नियम क्या था बच्चों? जो राउल्ट था इसने क्या किया, जो वोलेटाइल सॉल्यूशन थे, ठीक है, बिलियनों के लिए राउल्ट ने नियम दिया। ठीक है, 1887 के आसपास, इसका एफ राउल्ट इसका नाम था। ठीक, वास्तविक बिलियन के लिए। देखो बच्चों, जो हेनरी का नियम था वो क्या था? किसी द्रव में किसी गैस को डिजोल्व करना था। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है किसने किसके लिए दिया। उसने किसी भी गैस को किसी द्रव में को घोलना था, और इसने किसके लिए दिया? वाष्पशील विलयन के लिए। वाष्पशील जो आपके वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए दिया था राउल्ट ने अपना नियम। तो पहले तो हम समझते हैं जनरल वे में राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, तो जनरल वे में राउल्ट का नियम, देखो बच्चों, अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो कन्फ्यूजन की देखो, कन्फ्यूजन आप खुद दूर करेंगे अगर आप ध्यान से देखें। आपने जो हेनरी का नियम पढ़ा था सेम वही स्टेटमेंट राउल्ट भी बोलता है। जो हेनरी का नियम था वही स्टेटमेंट राउल्ट का नियम बोलता है। जो हेनरी किसके लिए बोलता है कि किसी भी गैस को किसी भी द्रव में, यहाँ पे राउल्ट उसको बोलता है वाष्पशील द्रव के लिए। ठीक है, सिर्फ आपने तो जो हेनरी का नियम था, जहाँ जहाँ आपने द्रव लिया या विलयन लिया उसमें क्या जोड़ देना है? वाष्पशील। ठीक, तो सेम देखो कि वाष्पशील द्रव के विलयन की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया आंशिक दाब वाष्पशील द्रव में उपस्थित वाष्प के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो डायरेक्ट ये तो ये हो रहा कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पर वो किसके लिए बोल रहा था? किसी गैस को द्रव में घोलने के लिए। किसके लिए बोल रहा है? वाष्पशील द्रव के लिए। ठीक है, तो जब अगर आपने हेनरी का नियम याद कर दिया हो तो हेनरी के नियम से आप राउल्ट का नियम भी, जनरल स्टेटमेंट ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, कि किसी वाष्पशील जो द्रव है उसी की जो गैस है, तो आप ये बोलोगे कि वाष्पशील द्रव की सतह पर द्रव के वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, आंशिक दाब, उस वाष्पशील द्रव में उपस्थित जो वाष्प है या गैस है कि कितने मोल प्रभाज उसके उपस्थित है। ठीक है, यही बोलता है राउल्ट का नियम। ठीक, दूसरी वे में भी आप याद कर सकते हो राउल्ट का नियम। मैंने तो हेनरी के नियम से जो आपको बताया वो बताया, दूसरे आप किताब वाली भी कर सकते हो। वाष्पशील द्रव के एक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आसान ऊपर वाला है। अगर आपने हेनरी का नियम को समझ लिया है तो आप राउल्ट का नियम भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो राउल्ट ने क्या किया? दो केस राउल्ट अध्ययन करा था वाष्पशील विलयनों के वाष्प दाब के लिए। तो इसने दो केस पे अध्ययन किया बच्चों। तो फर्स्ट केस था, इसने क्या किया? एक वाष्पशील इसने विलय लिया बच्चों। क्या किया? वाष्पशील विलय लिया, और विलायक भी कैसा लिया? वाष्पशील। तो विलयन क्या होगा? विलयन क्या होगा आपका? वाष्पशील होगा। फर्स्ट केस इसका ये था। अब देखो, आप पहले जानते हो, आपने अभी पढ़ा था वाष्प दाब के प्रभावित करने वाले कारण में, कि जो शुद्ध द्रव होता है या शुद्ध विलेय हो या विलायक हो, उसका वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। ठीक, तो मैंने इसको डायग्राम से समझाया, डायग्राम से आप इसको समझे। देखो, मैंने विलेय लिया है ए, कैसा है? वाष्पशील। तो देखो, सतह पर विलेय के मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, अणु होंगे, तो वह पर भी इन्हीं के होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, माना हमने बोला कि जो विलेय है, ठीक, विलेय के जो वाष्प बन रहे हैं उनके द्वारा शुद्ध अवस्था में लगा वाष्प दाब कितना? पी नॉट ए। शुद्ध अवस्था में उसका जो वाष्प दाब है, जो ये वाष्प दाब लगा रहे हैं सतह पर, ठीक है, वो वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ए। ठीक है, और बच्चों हमने ये बोल दिया कि माना बात, जो ये वाष्प हैं इसके मोल फ्रैक्शन कितने परसेंट है इसके अंदर? परिभाषा के अनुसार एक्स है। द्रव में उपस्थित मोल प्रभाज कितना है? ठीक, दूसरा हमने लिया विलायक। विलायक क्या है बच्चों? ये भी आपका कैसा है? वाष्पशील। ठीक है, दोनों वाष्पशील हैं। और वाष्पशील में अब मैंने इसके कलर थोड़ा ब्लैक में दिखाए हैं आपको। ठीक है, तो ब्लैक में दिखाएं तो इसके वाष्प कैसे होंगे? ब्लैक में ही, आपको कन्फ्यूजन दूर। अब देखो बच्चों, ये भी शुद्ध अवस्था में है, तो इसका जो वेपर प्रेशर था उसमें क्या था? पी नॉट बी, पी नॉट बी। और इस तरफ में इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं बच्चों? जाए भी, लिक्विड फॉर्म। दोनों को मिला के आपने मिक्सर विलयन बनाया ए और बी का। तो बच्चों अब क्या होगा? दोनों मिक्स किया तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल आए होंगे? दोनों के मॉलिक्यूल आए होंगे, ए के भी और बी के। तो बच्चों देखो,
क्योंकि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। तो देखो इसका वाष्प दाब ये है, तो हमने मान लिया कि जो विलयन में है ए द्वारा बनाया गया वाष्प दाब कितना है पी ए, और बी द्वारा जो बी मॉलिक्यूल उनके द्वारा कितना वाष्प दाब बनाया गया पी बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, हमने फर्स्ट आप कुछ ही मान सकते हो, हमने बोला कि जो फर्स्ट में पी नॉट बी, ठीक है, जो दाब है मतलब जो विलायक है इसका वाष्प दाब कम है विलेय के वाष्प दाब से, पी बी लेस देन क्या है पी नॉट ए के। ठीक है, माननी पड़ेगी आपको ये कंडीशन। आप ये भी मान सकते हो कि जो पी नॉट ए है वो लेस देन है पी नॉट बी के, मतलब पी नॉट बी ज़्यादा है। दोनों कंडीशन, तो मैं दोनों के लिए डेरिवेशन निकालूँ। ठीक है, कुछ निकालना है तो मैंने यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कि माना एक वाष्प फिर विलेय ये है, मैंने सारी थ्योरी लिखी हुई, इतनी ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आपको सोचो, ठीक है, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी, इसकी मोल फ्रैक्शन जाई बी, इसका जाई ए, ठीक है, ये एक्स ए एक्स बी, और विलयन में इसका वाष्प दाब पी ए और बी का वाष्प दाब कितना है पी बी। आपने माना है कि पी नॉट बी लेस देन क्या है पी नॉट ए के। ठीक है, तो बच्चों जो विलयन है, विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा विलयन का, विलयन में तो दोनों है ना विलेय और विलायक, तो टोटल प्रेशर कितना होगा बच्चों, टोटल प्रेशर होगा पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और आपने माना है कि पी नॉट बी जो विलेय का जो विलायक का वाष्प दाब वो कम है विलेय के वाष्प दाब से। तो राउल्ट के नियम लगाओ बच्चों। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट का नियम ये तो बोलता है जो आपने नियम पढ़ा कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। अरे जो आपने ऊपर परिभाषा पढ़ी वो क्या थी, हेनरी का नियम जो बोलता पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थी जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पी किसके लिए लगाया था, यहाँ हम किसके लिए लगा रहे हैं वाष्पशील के लिए, वहाँ हम लगाए थे किसी भी गैस को किसी भी द्रव में घोलना है, यहाँ पे हम वाष्पशील के लिए लगा रहे हैं। तो हमने जो विलेय था, विलेय के लिए हमने क्या लिखा, जो विलयन में है जो पी ए का जो वाष्प पी ए जो विलेय है उसका वाष्प दाब किसके प्रोपोर्शनलिटी विलेय के मोल फ्रैक्शन के प्रभाज के समानुपाती। तो इसी प्रकार हम बी के लिए लिख सकते हैं पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था जाए बी, ये एक्स बी। ठीक है, तो बच्चों अगर हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैंने पी ए बराबर कांस्टेंट लगाया पी नॉट बी और एक्स ए, ऐसे यहाँ हम क्या लगाए पी नॉट बी। अब बच्चों मैंने पी नॉट बी क्यों लगाया, तो मैं ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ तुम्हारा। ये कन्फ्यूजन मैंने दूर इसलिए लगाया बच्चों, देखो क्योंकि ये शुद्ध विलेय है तो इसका वाष्प दाब क्या है पी नॉट ए, तो ये तो कांस्टेंट है ना बच्चों, ये तो चेंज नहीं हो सकता, शुद्ध अवस्था में तो चेंज नहीं हो सकता ना। अरे ये चेंज हो सकता है लेकिन ये तो शुद्ध अवस्था में है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए मैंने उसको लगाया है। अब इतनी चीज़ किताबें नहीं बताता बच्चों। ठीक है, तो मैंने प्रोपोर्शनल चैनल तो पी नॉट भी लगाया, ये क्या है जो विलेय है। ठीक है, ये मैंने गलत दिया था पी नॉट ए। ठीक है, ये क्या है जो विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी ए क्या है विलयन में विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, ऐसे पी बी क्या है विलयन में विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक, तो बच्चों इक्वेशन 2 और 3 जो बनी आपकी, इसको मान इक्वेशन वन रख दो, पी टी बराबर, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम जानते हैं बच्चों, हमने मोल फ्रैक्शन में क्या बोला है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। तो बच्चों हम यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अरे यहाँ से तो हम निकाल ही सकते हैं एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो इस एक्स बी की वैल्यू बच्चों यहाँ रख दो, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो बच्चों यहाँ से देखो, ये यहाँ से हम इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट बी को तो बाहर ले लेंगे प्लस एक्स ए को बाहर लेके पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन टोटल प्रेशर इतना होगा बच्चों विलयन के लिए, ये तो हमको ज्ञात करना था टोटल प्रेशर विलयन में कितना है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या बोला था कि पी नॉट ए ज़्यादा है पी नॉट बी के। ठीक, अब बच्चों अगर आप दूसरा रखना चाहते हो कि पी नॉट बी क्या है ज़्यादा है पी नॉट ए से, तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, जो आपने यहाँ किया था। तो दूसरी कंडीशन में क्या करोगे आप एक्स ए बराबर 1 माइनस बी लगाओगे, एक्स बी की वैल्यू निकाल दोगे, एक्स ए की वैल्यू निकाल दोगे, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों,
देखो जो ज़्यादा होगा वो पहले आएगा। यहाँ पी नॉट ए ज़्यादा था तो इसलिए पहले आया। दूसरे में आपको शॉर्ट ट्रिक याद करने की है, अगर पी बी नॉट ज़्यादा है तो पी बी नॉट पहले आएगा, पी नॉट ए पहले आएगा। आप चाहो तो इस वैल्यू को वहाँ उठा के इक्वेशन में रख दो यहाँ, ठीक, यही चीज़ आएगा। तो किसी के लिए बात कर सकते हो। तो ये सिंपल सा था राउल्ट का नियम। अब बच्चों अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो एक इक्वेशन आपके ऊपर आई थी पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और दूसरी इक्वेशन क्या थी पी नॉट बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये समीकरण क्या है बच्चों, वाई बराबर एम एक्स, जो ओरिजिन से होके जाती होगी। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या है, पी टोटल बराबर पी नॉट बी प्लस, है ना, जाई एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी बी। ये कैसे समीकरण है बच्चों, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जो इंटरसेप्ट को काटती होगी। ठीक है, तो मैंने दिखा भी रखा है, वाई ये है पी टी, पी बी क्या है सी, इंटरसेक्शन जो काटती होगी। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स एक्सिस पे है, और एम क्या है पी नॉट ए माइनस पी बी। तो हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, ठीक, ग्राफ किसके बीच बनाना है आपने, ठीक, मतलब आपने क्या करना है, इसके लिए एक्स एक्सिस पे क्या रखना है मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या रखना है पी ए। अब बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं, अगर इसमें आपने मोल फ्रैक्शन कितना है 0, तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी 0। आप रख के देखो पी ए की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो आपने मान लिया कि देखो ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन था, ये पी ए के बीच में ग्राफ है, इसके लिए बना रहे हैं। अब आप खुद सोचो बच्चों, जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी ए कितना है 0, तो 0 है। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितना रख दो 1, एक्स ए विलय का मोल फ्रैक्शन कितना है विलयन में 1 है। तो अगर ये 1 है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए। तो माना बात ये एक्स ए की वैल्यू 1 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय पी ए किसके बराबर है पी नॉट बी। तो बच्चों जब पी नॉट पी ए ये है, ये ग्राफ जो आपका पी ए के बीच में है, तो आप खुद सोचो बच्चों, तो पी नॉट ए कहाँ होगा, इधर ही होगा कहीं। जब मोल फ्रैक्शन इसका एक्स इधर है तो उसका जो शुद्ध अवस्था में वास्तव होगा कहीं इधर होगा ये पॉइंट। तो हमको पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक्स ए बराबर पी नॉट ए। तो देखो बच्चों, अब क्योंकि ये वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ है, तो ये कैसे जाता है ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से जाएगा यहाँ से इस तरह से जो मैंने मिलाया है। ठीक है, तो ये ग्राफ। अब दूसरी इक्वेशन क्या था आपकी, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, अब बच्चों हमें अलग ग्राफ ना बनाने पड़े, मैं इसी में ये ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ इस इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो पी बी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अगर पी बी बराबर 0 आएगा बच्चों, तो देखो अब मैंने ये वाला पॉइंट क्या माना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने माना एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0। मुझे अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने हैं। ठीक, एक्स बी की वैल्यू कितनी 0, तो पी बी की वैल्यू कितनी है 0। तो हमने पहले ये पी ए और एक्स ए के बीच में ग्राफ था, अब ये ग्राफ कैसा है बच्चों, ठीक है, एक्स बी के बीच में, तो ये आपका पी बी है, पी बी वाला है इधर वाला पी बी। ठीक है, अब आपको सोचो एक्स बी की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो पी बी किसके बराबर है पी नॉट बी की। तो अगर एक्स बी की वैल्यू 1 यहाँ पे है, जैसे हमने इसके लिए एक्स ए की वैल्यू इधर मानी थी, ऐसे एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 इधर है। तो एक्स बी की 1 पे वैल्यू कहाँ है, तो माना बात यहाँ पे क्या है बच्चों पी नॉट बी है यहाँ इस पॉइंट पे। अब आपको सोचो कि इसको मैंने नीचे रखा हुआ है, ये थोड़ा ऊपर है, देखने में लग रहा होगा ये थोड़ा ऊपर है। तो बच्चों हमने कंडीशन क्या मानी थी, हमने कंडीशन मानी थी कि पी नॉट बी क्या है, जो विलायक है उसका वाजदाब कम है विलेय के वाजदाब की पी ए नॉट से कम है, इसलिए ये थोड़ा कम है। तो ये इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये यहाँ से चले जाएगा यहाँ। तो ये ग्राफ हो गया पी बी के लिए, ये हो गया पी ए के लिए। अच्छा, तो तीसरा ग्राफ बनाना है टोटल प्रेशर के लिए। तो टोटल प्रेशर के लिए आप खुद सोचो बच्चों, अब ये ग्राफ है, अब मुझे इस ग्राफ के पॉइंट ढूंढने, ये क्या है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब आपको सोचो अगर आप एक्स ए की वैल्यू 0 रखोगे, तो एक्स ए की वैल्यू 0 रखोगे तो पी टी ये तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी। तो पी नॉट बी मिल गया ना हमको, इस ग्राफ का पी नॉट बी ये है, पी नॉट बी ये है इस ग्राफ का। तो
ये पॉइंट हमको मिल गया। दूसरे में क्या करो, ठीक, दूसरे में क्या करो, एक्स ए की वैल्यू 1 रखो। तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 रखोगे, ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 रखोगे तो तब कितना आएगा, तब ये आएगा पी ए बराबर पी नॉट ए। ठीक है, टोटल जो प्रेशर है हमारा, देखो अगर यहाँ 0 था तब हमारे पास क्या आया था, टोटल पी टी बराबर पी नॉट बी के। और जब दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स बराबर 1 रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए। ठीक है, पी टी बराबर पी नॉट ए। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पी टी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको मैं दे देता हूँ, पी टी बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। अब देखो पी नॉट ए भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये पी नॉट बी है, तो टोटल प्रेशर क्या आपकी ये तो है, ये वाली लाइन तो ये, तो ये पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। अब आप इस ग्राफ को 1-2 बार जरूर देखिए, ताकि आप क्योंकि आदर्श गैस और अनादर्श गैस में आपने दोबारा से जब उनका डिफरेंस करोगे, ग्राफ दोबारा से प्लॉट करना है आपने। ठीक है, तो अगर आप देखो वैल्यू रख के देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है बच्चों। तो देखो 1 के लिए अगर आप ये बनाया था, ये वाला पी ए का अगर आप पी नॉट ए एक्स की वैल्यू मैंने रखी है, एक बार 0 रखी है, एक बार 1 रखी है, तो पॉइंट मिलते जाए, मिलाते जाए। पी बी के लिए मैंने एक्स बी की 0 रखी, तो पी बी बराबर 0, तो ये पी बी का 0 पॉइंट हुआ। एक्स बी की वैल्यू 1 रखी, तो पी बी बराबर पी नॉट बी आया, तो पी नॉट बी यहाँ आया था। अब ये थोड़ा इससे नीचे है क्योंकि हमको कंडीशन मानी थी पी नॉट बी लेस देन है पी नॉट ए के पहले। ठीक, अब तीसरी कंडीशन में भी हमने जो तीसरी इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी, पी टी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, इसमें हमने क्या किया, एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, तो पी टी बराबर पी नॉट बी आए, तो पी नॉट बी हमको ये पॉइंट मिल गया। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 रखी बच्चों, तो ये एक्स ए की वैल्यू 1 रखी, तो पी नॉट बी से पी नॉट बी कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, पी टी बराबर पी नॉट ए, पी नॉट हमारे पास ए है, तो इंटरसेप्ट ये, तो ये दूसरे मिलाएगा, तो ये टोटल क्या बनेगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, है ना। और चाहे आप इस वैल्यू को रख दो, पी ए प्लस पी बी की वैल्यू रख दो इसमें, तो वही चीज़ तो आना है नीचे जो इक्वेशन आई। तो इस तरह से राउल्ट के नियम का ग्राफ बनता है बच्चों। ठीक, अब हम दूसरा केस बच्चों इसका अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम इसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड केस हम राउल्ट का नियम का वहाँ पढ़ेंगे, जिसको हम RLBP के नाम से जानते हैं। और बच्चों वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।